यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करने की, शोध करने की कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग जो केसेज हैं उन पर कैसे कार्रवाई होती है, कौन से केस हैं, किन लोगों के केस हैं जो जल्दी निपटते हैं और उनके फेवर में जाते हैं, कौन से केस हैं जो सालों लगते हैं, लंबी डेट मिलती है, बार बार डेट मिलती है या डिसमिस हो जाते हैं या उन लोगों को जमानत नहीं मिलती, कौन लोग हैं इस देश के जो जेलों में पड़े हैं और कौन लोग हैं जो हीनियस क्राइम में भी जल्दी छूट जाते हैं, और कौन लोग हैं जिन पे छोटा सा क्राइम हो के बार बार जमानत का विरोध करती हैं सरकारें और जमानत तक नहीं मिलती। बहुत 2-3 बातें भी सामने आई हैं। नंबर 1 कि इसको आस्था के आधार पर चलाने की कोशिश हो रही है। ये असली देशद्रोह है। संविधान की मूलभूत बातों से, लक्ष्य से भटकाना असली देशद्रोह तो ये है। ये छोटे मोटे डॉक्यूमेंट पाकिस्तान की सेना को बताना ये देशद्रोह नहीं है, बहुत छोटी बातें हैं। पूरे देश के सामने जो बहुत चर्चा का विषय रहा, राम मंदिर वाला केस, बाबरी मस्जिद वाला केस, इसमें कोई भी एविडेंस के आधार की बजाय ये सारा का सारा आस्था के आधार पे फैसला हुआ है कि मेजॉरिटी की आस्था, इसलिए मंदिर ये जगह इनको दे दी जाए और देश में शांति बनी रहेगी, भाईचारा बना रहेगा, और इसलिए साथ में कुछ जमीन मुस्लिम समाज को भी दे दी गई। तो पूरा देश अनुभव कर रहा है कि लगातार सरकारें चाहती हैं जुडिशरी को अपने कंट्रोल में करने की, रखने की, ताकि उनका किया हुआ कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला भी, क्योंकि वो जो फैसला करते हैं वो चाहते हैं कि फैसले को अमली जामा पहनाया जाए, मगर हर फैसले को देश के लोग चैलेंज कर ही सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर है ही कि पार्लियामेंट भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास करती है या कोई ऐसा पॉलिसी फ्रेम करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, प्रीएम्बल के खिलाफ हो, तो उनको जब चैलेंज करते हैं तो ये लोग चाहते नहीं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। खास मुलाकात। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। DY चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तब से ही उस समय के तत्कालीन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों के नियुक्ति पर गंभीर सवाल उठाए थे रोस्टर सिस्टम को लेकर। उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय का भी स्टेटमेंट आया। इतने लंबे समय से सरकार थी, अगर बदलना था तो पहले बदल लेते, लेकिन वो कर नहीं पाए। क्या जुडिशरी की जो भूमिका है, जुडिशरी की जो जिम्मेदारी है, उसको कम से कम धकेलने, नीचे लाने का प्रयास हो रहा है क्या? इसमें सरकार की क्या भूमिका होगी? सरकार क्या सोचती है? क्या इसमें प्रेसिडेंट हाउस का भी कुछ रोल है कि नहीं है? ये समझना बेहद ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस तरह की बहसें आप सुन रहे होंगे और अम्बेडकरनामा में आपने लगातार इस इशू को लेकर लगातार हमने बहस चलाई है। आज अम्बेडकरनामा में खास मुलाकात में एडवोकेट बलराज मलिक साहब मौजूद हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी चल क्या रहा है। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। अम्बेडकरनामा देखा है पहले आपने? बिल्कुल, अम्बेडकरनामा के कई एपिसोड मैंने देखे हैं और बहुत अच्छा लगा, और बाबा अम्बेडकर जी के बारे में काफ़ी नई चीज़ों का हमें मालूम। अच्छा, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो कब से आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल में 1 साल तो हो गया वो। अच्छा, चलिए अब जरा जुडिशरी के बारे में बताइए जी। जो बाहर लोग, आम लोग देखते हैं, वैसे अंदर क्या चल रहा है? क्या सरकार जो है किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? जुडिशरी की भूमिका को कम करने की कोशिश कर रही है? कुछ क्या इसके लिए और कौन लोग जिम्मेदार हैं? जुडिशरी अपना काम प्रॉपर कर रहा है कि क्या है? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं तो आपके पास प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। जी बिल्कुल, ये तो सही बात है। इसमें एज एन एडवोकेट मैं तो बता ही सकता हूँ, मगर पूरा देश भी अनुभव करता है। सच्चाई जो होती है वो ज़्यादा छुपती नहीं। सच्चाई जरूरी नहीं है प्रिंट मीडिया में छपे या टीवी पे आए तभी लोगों को पता चलता है। जी, कुछ बातें लोग अपने आप ही मैन टू मैन जाती हैं देश में और महसूस करते हैं। ये जो महसूस और अनुभव करने की जो बातें हैं ये यूनिवर्सल हैं, ये हर आदमी महसूस कर सकता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा देश अनुभव कर रहा है कि लगातार सरकारें चाहती हैं जुडिशरी को अपने कंट्रोल में करने की, रखने की, ताकि उनका किया हुआ कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला भी,
क्योंकि वो जो फैसला करते हैं वो चाहते हैं कि फैसले को अमली जामा पहनाया जाए, मगर हर फैसले को देश के लोग चैलेंज कर ही सकते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर है ही कि पार्लियामेंट भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास करती है या कोई ऐसा पॉलिसी फ्रेम करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, प्रीएम्बल के खिलाफ हो, तो उनको जब चैलेंज करते हैं तो ये लोग चाहते नहीं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। तो खासतौर पे जब मेजोरिटी ज़्यादा होती है तो वो ये समझते हैं कि खुद को वो किंग समझ लेते हैं। ये बहुत गलत धारणा है। ये कांग्रेस के समय में भी देखने को मिली और अब भी देखने को मिल रही है। मैं नहीं कह रहा, पूरा देश इसको अनुभव कर रहा है। जी जी जी। तो चल क्या रहा है उसमें? देखिए, सबसे पहले तो 3-4 मैं एग्जांपल दे के मैं आपको बता सकता हूँ जी कि कैसे जुडिशल सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश होती है और कैसे जुडिशल सिस्टम बैंड हो जाता है और बैंड होता हुआ दिखाई देता है देश के सामने। जी जी जी। नंबर 1 तो सबसे पहले ज्वलंत उदाहरण जो है पूरे देश के सामने, जो बहुत चर्चा का विषय रहा, राम मंदिर वाला केस, बाबरी मस्जिद वाला केस। इसमें कोई भी एविडेंस के आधार की बजाय ये सारा का सारा आस्था के आधार पे फैसला हुआ है कि मेजोरिटी की आस्था, इसलिए मंदिर ये जगह इनको दे दी जाए और देश में शांति बनी रहेगी, भाईचारा बना रहेगा, और इसलिए साथ में कुछ जमीन मुस्लिम समाज को भी दे दी गई। मेरे ख्याल में देश का ये पहला फैसला होगा जो इतने बड़े आधार पे और केवल आस्था के आधार पे ये फैसला हुआ है, जबकि हमारा जुडिशल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को बिल्कुल मान्यता नहीं देता। आस्थाएं लोग अपनी अपनी मान सकते हैं, मगर जुडिशियल सिस्टम आस्था के आधार पर फैसला करे, ये कतई मंजूर नहीं है संविधान को और ना देश की जनता को। अब इसमें मेजोरिटी का ये सेंसिटिव इशू बनाया और उसके बहकावे में लोग कुछ दिनों तक आए, मगर उससे बड़ी बात तो तब हुई जब उस फैसले को सुनाने वाले जजों को क्रीमी पोस्ट दी गई। सबसे भयंकर काम तो हुआ जब जस्टिस गोगोई, जो चीफ जस्टिस भी थे, उनको राज्यसभा का एमपी बना दिया। इसमें बनाने वाले भी दोषी हैं और बनने वाला भी दोषी है। दोनों पक्ष इस देश के साथ, दोनों पक्षों ने धोखा किया है, गलत काम किया है, असंवैधानिक काम किया है। इससे जुडिशल सिस्टम कमजोर हुआ है और स्पष्ट संदेश गया है कि ये फैसला कोई नेचुरल फैसला नहीं था, ये कॉन्शियस का फैसला नहीं था, ये फैसला खरीदा हुआ फैसला है। ऐसा मैसेज पूरे देश में गया और ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज तो इसको दिल पे लगाए जरूर बैठा है। ऐसा बातों से हमें पता चलता है जब मुस्लिम साथियों से बात होती है। अब बड़ी बात ये है, खतरा मैं इसमें ये देखता हूँ कि ये डॉक्यूमेंटेड हुआ सब कुछ, वो फैसला भी और उसको एमपी बनाना भी, वो प्रेसिडेंट ऑफिस इसमें यूज किया गया, उसकी भी गरिमा इसमें कमज़ोर की गई। प्रेसिडेंट हाउस की गरिमा भी, उस पद की गरिमा भी इसमें उसका मिसयूज हुआ है और ये अच्छी बात नहीं हुई। दूसरा, जस्टिस गोगोई को चुपचाप ये देश या सरकारें चुपचाप उसको हजारों करोड़ रुपए भी दे देती, वो ज़्यादा नुकसान नहीं था। नुकसान इस बात का हो गया कि उस आदमी को एमपी बनाया और वो आदमी एमपी बन गया। ये डॉक्यूमेंटेड हो गया है। आने वाले समय में मुझे डर है और समाज को भी डर है, कहीं यही मुद्दा ज्वालामुखी की तरह तो नहीं कभी फटे इस देश में, जिसका नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ियों को, नेक्स्ट जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम इतने रास्ते पे चल पड़े कि हम आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान ना रखें, ये बहुत गलत है। क्योंकि आस्था दास्ता के अलावा कुछ नहीं है। यूनिवर्सल और रियलिटी और वास्तविकता के बिना आस्था बिल्कुल आदमी और पूरे समाज को हैंडीकैप बनाने के अलावा कुछ कर नहीं सकती, इसमें कुछ दम ही नहीं है। अब देश आस्था के आधार पर चलना या चलाना बिल्कुल मूर्खता है। देश संविधान के आधार पर चलना चलाना ही समझदारी है, और संविधान देश में व्यवस्था स्थापना की बात करता है, उसके लिए मार्गदर्शन है, मगर देश को व्यवस्था की ओर मोड़ने की बजाय सभी सरकारों ने, और इस सरकार में और भी ज़्यादा हो गया कि इसको आस्था के आधार पर चलाने की कोशिश हो रही है। ये असली देशद्रोह है। संविधान की मूलभूत बातों से, लक्ष्य से भटकाना असली देशद्रोह तो ये है। ये छोटे मोटे डॉक्यूमेंट पाकिस्तान की सेना को बताना ये देशद्रोह नहीं है, बहुत छोटी बातें हैं। तो बड़ी आपने महत्वपूर्ण बात की कि आस्था के नाम पर देश चलाना सबसे बड़ा देशद्रोह। आस्था के नाम पे देश चलाने से बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं। आप और कुछ एग्जांपल दीजिए। एक तो बाबरी मस्जिद का एग्जांपल हुआ, और कुछ एग्जांपल है जिससे जुडिशरी। दूसरा बैंड इस ड्यूरेशन में सरकार के दौरान हुआ। एक दूसरे जज को इसी बाबरी मस्जिद वाले
वो मुस्लिम जज हमारे, मैं नाम अभी याद वो तो मनुस्मृति लागू करने की पढ़ाने की बात करते उनको गवर्नर बनाया गया और शहर से वो गवर्नर बन गए। बहुत लोगों ने विरोध किया, उनको सजेस्ट भी किया कि आप ऐसा काम मत करिए। ये दोनों के दोनों ये चीज़ें कलंक है इस देश पे। जुडिशरी पे कलंक है, जुडिशियल सिस्टम पे कलंक है, और पूरी वकील बिरादरी का भी सिर इसमें शर्म से झुकता है। और हम लोग कहीं लैगिंग बिहाइंड किया हमने कि हम इसके खिलाफ खड़े ना हो पाए पूरे देश के सामने। इससे देश भी उम्मीद करता है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश के वकील क्या बात करेंगे, मगर ये अपने आपापोखी के चक्कर में, अपने निजी बेनिफिट के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारी वकील बिरादरी भी कमजोर होती हुई दिखाई दी। वो गवर्नर बनाना किसी को और गवर्नर बनना, और खासतौर पर उस मुद्दे में इससे जाहिर हो जाता है, पूरी दुनिया में मैसेज गया है, ये फैसला कोई जुडिशियल फैसला नहीं था, ये बंद कमरे में खरीदा हुआ फैसला था। और ये अच्छा नहीं है देश के लिए, देश के फ्यूचर के लिए, देश की भावी पीढ़ी के लिए। ऐसा काम इन लोगों को करना नहीं चाहिए था। कम से कम MP बनाने वाले, गवर्नर बनाने वालों को तो सोचना चाहिए, तो उनमें अकल नहीं थी तो कम से कम जुडिशियल इन जजों को तो ये पद स्वीकार नहीं करना था, चुपचाप घर बैठना चाहिए था। इन्होंने अपनी खुद गरिमा पे, इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क खुद लगवा लिया। अभी सरकार में जुडिशरी में तनातनी बीच बीच में देखने को मिलता है, क्या रीजन है? कंट्रोल करना चाहती है सरकार क्या? 100% ये तो सब लोग महसूस करते हैं देश के। अब एक कोलिजियम फैसला करता है, कोलिजियम आज के दिन वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट करने के लिए उनके पास पावर है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात है। सभी अंग अपने अपने तरह से प्रगति करें, एक दूसरे की सीमा ना लांगे, मगर कुछ जजों के नाम दो बार भेजने के बावजूद भी उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, सरकार ने अपॉइंटमेंट नहीं की। थूक के चाटना वाली बात है ये जुडिशरी के लिए भी, और जुडिशरी भी कहीं बैकआउट करती हुई नजर आई। वो वकीलों ने कहा कंटेम्प्ट करिए, आप लॉ मिनिस्टर के खिलाफ करिए, सरकार के खिलाफ करिए, मगर वो हिम्मत दिखाई नहीं दी, वो रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं दी। मैं तो कहता हूँ इंडियन जुडिशरी से तो लाख दर्जे बेहतर पाकिस्तान की जुडिशरी है, जिन्होंने एक चीफ जस्टिस को वहाँ सरकार ने हटाया था, इवन मिलिट्री भी शामिल थी उसको हटाने में, इफ्तिकार चौधरी को। और वहाँ की वकील बिरादरी ने, पूरी एडवोकेट्स ने पूरे देश में वो काम किया, वो सड़कों पे उतर आया पूरा देश, और वापस रिइंस्टेट करना पड़ा चीफ जस्टिस को। ये एग्जांपल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो इस पड़ोसी देश को हम बेकार और अपने से बैकवर्ड मानते हैं, मैं कहता हूँ वो कहीं ना कहीं समझदारी में। वहाँ जजेस के अपॉइंटमेंट में बार काउंसिल की भूमिका होती है, ये मुझे ज़्यादा मालूम नहीं। वो हमने डिस्कशन किया, उसको रिइंस्टेट कराने के ये काम पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ आज तक, और लगता नहीं फ्यूचर में ऐसा होगा। देखिए आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने छेड़ा है। अगर भारत की आज़ादी का आंदोलन आप देखेंगे तो उसमें से ज़्यादातर आपको बैरिस्टर लोग ही मिलेंगे, इंग्लैंड के पढ़े हुए, बाहर से पढ़ के आए थे। अभी जो जज बनते हैं वो वकील ही होते हैं, वकील से ही जज बनते हैं। लॉयर्स की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा क्रूशियल मोड़ पे है। 100 साल बाद जो है गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिल गया है, और तमाम ऐसे ऐसे लोगों के नाम भारत रत्न में आ रहे हैं कि वो देख के अजीब लगता है। तो ये बहुत क्रूशियल जंक्शन पे हैं हम लोग हैं। तो क्या भूमिका आप देखते हैं लॉयर की, अभी क्या लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, लॉयर की भूमिका तो देश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉयर का वास्ता पड़ता है संविधान से, और संविधान ही फंडामेंटल लॉ है देश का। उसको लॉयर को हर बार कहीं ना कहीं कोट करना ही पड़ता है, उसका ध्यान रखना ही पड़ता है अपनी वकालत में और हर बात में। और वही फाउंटेन है दूसरे लॉ का जो पार्लियामेंट में पास होते हैं। असली स्रोत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और फिर दूसरे लॉज के अनुसार बनते हैं। और हम सारा का सारा जो डिबेट या डिस्कशन करते हैं या आर्गुमेंट जो करते हैं एडवोकेट्स, वो कुल मिला के उनके जहन में फंडामेंटल राइट होते हैं और प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल तो ये है लक्ष्य, पहुंचना कहाँ है इस देश को, ये संविधान हमारे को किधर लेके जाएगा। मान लो, क्योंकि प्रीएम्बल तो इंजन वो है, असली ताकत, लक्ष्य कि वहाँ जाना है, और उसके पीछे वाले डब्बे भी अगर गड़बड़ करें तो जब आर्गुमेंट या जब भी किसी केस में बातें होती हैं किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने के लिए, वो प्रीएम्बल पे जोर होता है। क्योंकि प्रीएम्बल चाहता क्या है, देश में भाईचारा, सबके लिए न्याय, आर्थिक, पॉलिटिकल, सोशल, और इस ये अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें मानवता के लिए हैं। इनमें मानवता प्रमुख है, इसमें इंडिविजुअल का कोई वो है ही नहीं, इसमें पूरा कलेक्टिव वो है। ये पूरे देश को 130 करोड़ को, दुनिया के भी जितने संविधान हैं, यूनाइटेड नेशन का भी जो चार्टर है, वो पूरे 700 करोड़ लोगों के लिए। कि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है साथ साथ सुख, समृद्धि और सहअस्तित्व के साथ जीना, भाईचारे के। जहाँ जीने में भाईचारा नहीं है, इसका समय उसमें कुछ गड़बड़ है, सिस्टम में गड़बड़ है। तो वहाँ उस टारगेट पर पहुँचाने के लिए
इसलिए वकीलों का सबसे ज़्यादा रोल है जो इस चीज़ को जानते हैं। जब भी इसके खिलाफ काम होता है, वकीलों को बोलने की ड्यूटी प्राइम ड्यूटी है देश में। अगर वो इस ड्यूटी में को पूरा नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को निभाने में विफल है। मेरी पीएचडी एक बैरिस्टर पे ही है। वेरी गुड। तो आप कैसे और क्या देख रहे हैं आपके हिसाब से जुडिशरी को और कैसे काम करना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ जी। जिसने जुडिशरी को बैंड किया, जिसने जुडिशियल सिस्टम को बिल्कुल नंगा करके रख दिया, जिसने जुडिशियल सिस्टम में पूरा इनडिसिप्लिन का ज़बरदस्त जो केस है जो शायद अभी तक देश में नहीं हुआ, वो क्या है कि फेयर कंपनसेशन इन लैंड एक्विजिशन एक 2013 का एक्ट बना था कि फार्मरों की ज़मीन किसी भी भाव में ले ली जाती थी और बाद में लोग केस लड़ते रहते थे कि इसका रेट बढ़ाओ जी, ये है मार्केट वैल्यू। तो ऐसी नहीं है, पहले ज़्यादा गुंडागर्दी थी। उस एक्ट के आने के बाद कुछ राहत मिली जिसकी भी ज़मीन एक्वायर होती है। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए एक मामला सामने आया और उसमें कोऑर्डिनेट बेंच एक मिश्रा, अरुण मिश्रा जी हैं जो आजकल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन का पद उनको मिला है। मैं कहता हूँ वो गिफ्ट में मिला है पद उसी बात की वजह से कि कोऑर्डिनेट बेंच वो होते हैं जो इक्वल स्ट्रेंथ के बेंच होते हैं। जितने जज एक कोर्ट में उतने दूसरी में हो, उनको कोऑर्डिनेट बेंच बोला जाता है। तो डिसिप्लिन क्या कहता है? जुडिशियल डिसिप्लिन, कॉमन लॉ का मतलब क्या है कि भाई लॉ सब पे कॉमन लागू होना चाहिए, डिफरेंट लॉ लागू नहीं होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट बेंच में अरुण मिश्रा ने सिमिलर टाइप के केस को हैंडल किया और बिना, जबकि उनको चाहिए था ये, अगर वो किसी बेंच के उतनी स्ट्रेंथ के बेंच के फैसले से सहमत नहीं होते तो उनको उसके का इन्फॉर्मेशन चीफ जस्टिस को देना होता है कि मैं सर इससे सहमत हूँ और ये कारण है, अब आप देखिए इसमें हायर बेंच गठित करना है या कैसे करना है। मगर उन्होंने धता बताई इसको जुडिशियल डिसिप्लिन को और अपना अलग से फैसला सुना दिया। अच्छा। और बड़ा झगड़ा हुआ इस बात पे, जिनका फैसला पुराने जजों का पुराना फैसला जो था, उन्होंने कहा भाई हमारे फैसले को यह कैसे बदल सकता है उतनी स्ट्रेंथ वाला आदमी, इसको तो चीफ जस्टिस के सामने बात रखनी चाहिए थी या बड़े बेंच में जाना चाहिए। यस, वो था डिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन किया है ये सरेआम, और उस इनडिसिप्लिन करने वाले जज को इनाम मिलता है। क्या इनाम मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित होता है और जिस आदमी ने इनडिसिप्लिन किया उसी को उसका बेंच का चेयरमैन बना दिया जाता है, उसको वही हेड करता है बेंच को। और उस आदमी के खिलाफ जब जजों वकीलों ने, सभी पार्टियों के वकीलों ने कहा कि आप रिक्यूज करिए, आपने इनडिसिप्लिन किया है और आप बाइस्ड हैं, आप तो वही फैसला करेंगे जो आप पहले कर चुके हैं। तो 2-3 दिन इसी बात पे बहस चली और उन्होंने उनको दबाने की कोशिश करी, धमकाने की कोशिश की कोर्ट में वकीलों को। और सबसे दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे बार एसोसिएशन ने कोई रिजोल्यूशन या कोई इसके खिलाफ बात नहीं की। क्यों बात नहीं की? क्योंकि किसान और मजदूरों की बात करने वाले बार एसोसिएशन में भी कम है लोग। और ये तो इतना है कि अब वोकल हो गए हैं वो लोग, क्योंकि इन समाज से आने वाले वकील अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उस तरह की वो बात करते हैं। वरना पूरा साइलेंट हुआ था। काम तो था ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, ताकि इस देश का कोई भी जज जुडिशियल इनडिसिप्लिन ना करने की हिम्मत ही ना करे। वो सबक सिखाना चाहिए था उनको, मगर उस आदमी ने वो रिक्यूजल नहीं किया और जजमेंट वही दिया जो लोगों का संभावित था। तो आपने जो है अपने फैटर्निटी में, लीगल फैटर्निटी में जी, जातिवाद का भी खेल चलता रहता है। जातिवाद का क्या, स्टेटस को की बीमारी इस देश में है कि जहाँ पर जिसका जो कब्जा है वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, वो पूरे समाज को अभिन्न अंग मानते नहीं। ये मेंटेलिटी जो है, और ये शिक्षा का दुष्परिणाम है। इस तरह की बातें कि हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है कि इससे ऊपर उठ पाए। कहीं ना कहीं शिक्षा के कंटेंट को पूरा देखना पड़ेगा कि वो 130 करोड़ की बात करता भी है कि नहीं करता। वहाँ तो कुछ लोगों को महान व्यक्तित्व के रूप में पढ़ाया जाता है, बाकी लोग सोचते हैं इसका मतलब बाकी तो वैसे ही बोगस हैं इस देश के लोग। ये नॉनसेंस बहुत हो रही है सिलेबस में, जो मैं देखता हूँ। सिलेबस चेंज किया है, बहुत चेंज करने की जरूरत है। ये मानव आधारित सिलेबस नहीं है, ये कहीं ना कहीं ग्रुप संप्रदाय आधारित कंटेंट है इस देश में एजुकेशन का, जो कि बहुत गलत है। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों को? हाँ, यही फिर वो बात में अधूरी रह गई, वो बताना चाहता हूँ कि फिर उसी आदमी को, उसी अरुण मिश्रा जज को वो
बना दिया गया ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन, जो ह्यूमन राइट की उसको कॉमन सेंस नहीं, जिस आदमी को जुडिशियल डिसिप्लिन को वायलेशन किया, या तो उसने वायलेशन किसी के कहने पे किया है, अगर वो खुद किया है तो उसको बेंच का हेड कौन बनाता है, क्यों बनाता है? तो जस्टिस गोगोई ने उसको बनाया। तो ये पूरी तिगड़ी या कई लोगों ने कहा अगर इस देश में जरूरत है सुप्रीम यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करने की, शोध करने की कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग जो केसेज हैं उन पर कैसे कार्रवाई होती है, कौन से केस हैं, किन लोगों के केस हैं जो जल्दी निपटते हैं और उनके फेवर में जाते हैं, कौन से केस हैं जो सालों लगते हैं, लंबी डेट मिलती है, बार बार डेट मिलती है या डिसमिस हो जाते हैं या उन लोगों को जमानत नहीं मिलती, कौन लोग हैं इस देश के जो जेलों में पड़े हैं, और कौन लोग हैं जो हीनियस क्राइम में भी जल्दी छूट जाते हैं, और कौन लोग हैं जिन पे छोटा सा क्राइम हो के बार बार जमानत का विरोध करती हैं सरकारें और जमानत तक नहीं मिलती। बहुत 2-3 बातें भी सामने आई हैं। नंबर 1 तो पहलवानों के मुंह पे पैर रखना पुलिस का, इट शोज कि देश की इस तरह की पुलिस को देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। ह्यूमन राइट का पूरा वायलेशन है, या तो इनको शिक्षा ट्रेनिंग ये नहीं दी जाती, या जो बॉस हैं इनके वो उनके कहने पे पुलिस काम करती है और गलत काम करती है। दूसरा केस देखा हमने, वो दिल्ली के कोई मंत्री हैं जो जेल में है, सत्येंद्र जैन। अरे भाई आपने उसने किसी ने वायलेशन किया है, वो सारा सबूत आपके पास है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपके पास है, बार बार क्या एप्लीकेशन लगाते हो, क्या विरोध करते हो? राइट टू लाइफ बड़ा वो है, बेल इज लॉ एंड जेल इज एक्सेप्शन, ये है लॉ इस देश का। और वो पूरा देश अनुभव करता है कि उसकी प्रॉपर्टी छीन लो, देश को कोई नाराजगी नहीं है, मगर आदमी मरने को हो रहा है और बार बार आप जमानत नहीं दे रहे। इस पे जुडिशरी पे भी क्वेश्चन मार्क लगता है कि जुडिशरी किस तरह से काम करती है, अपोजिशन के लीडर के साथ उसका क्या बिहेवियर है आजकल, और पोजीशन के साथ किस तरह का बिहेवियर है, इस पर भी शोध करने की जरूरत है जी। और तीसरा एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिल्ली का ही, हमने देखा कोई पत्रकार उससे बात कर रहे थे तो कैसे पुलिस गले पे और इस तरह से हाथ डालती है, जो कि अनडिग्निफाइड, बिल्कुल अनडिग्निफाइड है। यहाँ तो लोग विरोध तो करते हैं गलत का, उसको सजा मिलने इसके भी पक्ष में है, मगर आप जलील नहीं कर सकते इस देश के लोगों को। नहीं कर सकते। इस तरह का सिस्टम अगर आप बनाओगे, ये शासन है, शासन मानसिकता है, देश व्यवस्था चाहता है, संविधान व्यवस्था चाहता है, व्यवस्था मानव को पसंद है, पूरी सिटीजनरी को पसंद है, शासन किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए शासन लंबा नहीं चलेगा, आवाज़ इस देश में उठेगी। चलिए शुक्रिया सर, और लगातार अम्बेडकरनामा पर आते रहिए, बोलते रहिए। बलराज साहब विभाग बोलते हैं, पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय भीम।